आंसर रहेगा कि जो वीर्य है इसमें 10%, केवल 10% ही क्या रहेगा, शुक्राणु पाए जाते हैं। 10% शुक्राणु यानी कि स्पर्म रहेंगे, और बाकी का जो 90% है वो तरल पदार्थ, जो कहां से रिलीज होगा, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों से, है ना। तो तरल पदार्थ ग्रंथियों द्वारा स्रावित, ग्रंथियों द्वारा स्रावित। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किया था, और दो लेक्चर में हमने 2 वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद हम मानव में लैंगिक जनन की क्रियाविधि को समझने वाले हैं, किस प्रकार से मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, कौन कौन से टर्म्स आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, वैसे ही मानव में भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जो क्रियाविधि होती है, जिस प्रकार जैसे हमने वहां पे पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में अध्ययन किया था, है ना, अर्थात मादा जननांग और नर जननांग के बारे में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग नर जननांग, मादा जननांग के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। अब इनको अध्ययन क्यों करना है ना, जिस प्रकार से हमने पादपों में पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पे मानव में पढ़ने वाले हैं। तो जो नर जननांग है, अगर हम बात करें कि नर जो जननांग है उसका काम क्या है, और साथ साथ में जो मादा जननांग है इसका काम क्या है, तो इन दोनों का कार्य है कि गैमीट बनाना, है ना, युग्मक का निर्माण करना। तो जो नर जननांग है ये क्या बनाएगा, ये नर युग्मक का निर्माण करेगा, नर युग्मक बनाएगा। ऐसे ही जो मादा जननांग है ये क्या बनाएंगे, मादा युग्मक का निर्माण करेगा, मादा युग्मक का निर्माण करेगा, है ना। अब नर युग्मक, यहाँ पे जो नर युग्मक है, या इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमीट, और यहाँ पे फीमेल गैमीट, इनका नाम अब पादपों में हमने अलग पढ़ा था और यहाँ पे हम कुछ अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो नर युग्मक है या मेल गैमीट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पर्म, या फिर इसको कहा जाता है शुक्राणु। अब जो नर जनन तंत्र है वो क्या निर्माण करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा, जबकि जो फीमेल है, फीमेल क्या बनाएगी, ओवम, है ना, ओवम बनाएगी, अर्थात ये क्या बनाने वाली है, अंडाणु। तो जो मादा युग्मक है उसका नाम क्या है, अंडाणु है। अब जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है, उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या है ना, अब इन दोनों का क्या, संलयन की प्रक्रिया होगी। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों संलयित होते हैं, तो इस संलयन की प्रक्रिया को, है ना, इस संलयन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस संलयन की प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस फर्टिलाइजेशन के बाद या निषेचन के पश्चात क्या बनेगा, युग्मनज, युग्मनज बनने वाला है, अर्थात जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक कोशिकीय संरचना होती है ये। अब इसी से यही एक कोशिकीय संरचना या युग्मनज धीरे धीरे क्या होगा, कोशिका विभाजित होगा, और विभाजित होने के बाद बहुत सारी कोशिकाओं का क्या, यहां से भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा या भ्रूण फॉर्मेशन हो जाएगा। यही एम्ब्रियो धीरे धीरे वृद्धि करती रहेगी और वृद्धि करके एक नवजात शिशु बना लेगा, ठीक है। अब इस नवजात शिशु को शरीर से बाहर जो है, जैसे ये विकसित हो जाएगा और शरीर से बाहर आ जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं नर जननांगों से, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। यहाँ पे आप देख लीजिए, नर जननांग अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र है, जहां पे कौन कौन से इसके प्राइमरी भाग हैं और इनका क्या काम है, ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नर जनन तंत्र से। मानव नर जनन तंत्र का अगर हम संरचना देखेंगे तो इसमें अलग अलग
प्रकार के अंग पाए जाते हैं, है ना, और कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो जनन की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। आइए उनको एनलिस्ट कर लेते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो अगर हम नर जनन तंत्र की बात करेंगे तो सबसे पहला भाग जो मुख्य भूमिका निभाता है जिसका नाम है वृषण अर्थात टेस्टिस। तो मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, है ना, जो उदर गुहा से बाहर, है ना, उदर गुहा से बाहर लटकते रहते हैं, है ना, कहां पे, वृषण कोश में। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले भागों को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा वृषण। उसके बाद ये आप लंबी नलिका देख रहे होंगे, है ना, इस लंबी नलिका का नाम है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, ठीक है। उसके बाद शुक्रवाहिनी के बाद ये वाला भाग जिसको हम लोग कॉमन भाग बोलते हैं, जिसमें मूत्र और साथ साथ में जो वीर्य है वो बाहर निकलता है शरीर से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा या फिर मूत्र मार्ग। और ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, चौथा भाग शिशन, इंग्लिश में जिसको पेनिस कहा जाता है। मूत्र मार्ग, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, ये इसके मुख्य भाग हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ में इस जनन तंत्र के विभिन्न अंगों के साथ साथ में कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो कि शुक्राणु, जो कि नर युग्मक है, उनको तरल एक तो माध्यम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो है मादा के शरीर में प्रवेश कर पाए, है ना, और ये वाइबल भी बने रहें। तो इसके लिए कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, दो मुख्य ग्रंथियां, आप एक यहाँ पे ये ग्रंथि और साथ साथ में ये वाली ग्रंथि, है ना, दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों के नाम भी लिख लेते हैं। तो पहली ग्रंथि का नाम है सहायक ग्रंथि, ग्लैंड्स। पहला वाला हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है सेमिनल वेसिकल। और दूसरा हो जाएगा प्रोस्टेट या प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये दो मुख्य ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेमिंग में अगर हम देखेंगे इसको, देखिए ये वाला भाग हो जाएगा जिसका नाम है वृषण, ठीक, ये वाला भाग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। उसके बाद ये मूत्रवाहिनी, है ना, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग यूरेटर मूत्रवाहिनी है, जो उत्सर्जन तंत्र में हमने पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाले भाग, ये हरे कलर से जो बन रखा है, इसका नाम है, ये जो ग्रंथि है इसका नाम है शुक्राशय, जिसकी संख्या एक जोड़ी, शुक्राशय, ठीक। ये वाला भाग जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। ये वाला भाग, इस भाग को हम लोग बोलते हैं शिशन। और ये वाला मध्य वाला भाग हो जाएगा मूत्र मार्ग। तो मानव जनन तंत्र की बात करेंगे, नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र में ये मुख्य भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग वृषण, जो कि एक जोड़ी पाई जाएगी, दूसरा शुक्रवाहिनी, और तीसरा हो जाएगा मूत्र मार्ग, और चौथा हो जाएगा क्या, शिशन। इसके अलावा इनको सहायता प्रदान करने के लिए ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिनका नाम है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। अब वृषण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है हमको कि वृषण जो है, मानव में जो वृषण है वो उदर गुहा से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लटकते रहते हैं। इसका रीजन क्या है ना, आपको पता है कि जो वृषण है वो कहाँ पे, इस तरीके से एक थैलेनुमा संरचना में, हैंग करते रहते हैं, लटकते रहते हैं, है ना। इसमें आपको एक जोड़ी टेस्टिस या वृषण दिखाई देंगे, है ना। अब ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक या फिर वृषण कोश, वृषण कोश। अब इस ये जो
टेस्टिस है या वृषण है, ये वृषण कोश में क्यों लटकते हैं? तो इसका आंसर है कि जो युग्मक बनाने के लिए, युग्मक युग्मक अर्थात शुक्राणु बनाने के लिए हमारा शरीर का जो तापमान है वो क्या है, ज्यादा है। इसीलिए शुक्राणु लगातार बनता रहे और इसका उत्पादन लगातार होता रहे शरीर में, इसके लिए इसको बनने के लिए शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए, है ना। इसीलिए ये जो वृषण है वो वृषण कोश में लटकते रहते हैं। ये वृषण कोश क्या करता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करने का कार्य करता है ना। जिसकी वजह से जो वृषण है युग्मक बनाने का कार्य लगातार करते रहते हैं। मानव में वृषण कोश का जो कार्य है वो क्या है, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखना, ताकि वृषण आसानी के साथ शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को चलाते रहें या शुक्राणु निर्माण करते रहें, है ना। इसीलिए ये वृषण कोश में लटकते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम वृषण के मुख्य कार्य की बात करें तो वृषण के 2 मुख्य कार्य हो जाते हैं। कौन कौन सा? वृषण के अगर हम कार्य की बात करें तो एक तो ये मुख्य जनन अंग है ना, प्राथमिक जनन अंग है, और इसका मुख्य काम क्या हो जाएगा? पहला मुख्य काम तो हो जाएगा युग्मक बनाना। इसका मुख्य कार्य क्या है? युग्मक बनाना। और युग्मक बनाना अर्थात कौन सा युग्मक बनाएगा? यानी कि शुक्राणु। ठीक है, दूसरा मुख्य कार्य क्या है? यही जो टेस्टिस या फिर जो वृषण है, इनका दूसरा मुख्य कार्य क्या है? ये नर हार्मोन का निर्माण करना, नर हार्मोन बनाना। अब नर हार्मोन का नाम क्या है? आपको ज्ञात होगा, नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये वही हार्मोन है जो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लेके आता है जब आप 11-12 साल के होते हैं, है ना। आपने देखा होगा शरीर में 11-12 साल के बाद एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आपकी आवाज जो है वो भारी होने लग जाती है ना, कंधे जो है वो चौड़े होने लग जाते हैं, साथ साथ में शरीर पर जो है बाल आने लग जाते हैं, जनन अंगों पे बाल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन सा हार्मोन आपको लिखना है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लिखना है ना। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण जो एक मादा को नर से अलग बनाते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, है ना, कंधे चौड़ा होना, शरीर पे बाल आना, जननांगों पे बाल आना, ये सारे क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। तो एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं और मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ये आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, आप सभी को पता भी होगा। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से वृषण की भूमिका हमने पढ़ ली कि वृषण क्या है? एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और ये वृषण कोश में उपस्थित रहते हैं ताकि यह शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहे, जिससे यह शुक्राणु उत्पादन करता रहे, है ना। अब और साथ साथ में इसके दूसरा कार्य क्या है? शुक्राणु बनाने के साथ साथ ये हार्मोन का निर्माण करता है या हार्मोन बनाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करेगा? ये शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लाएगा ताकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या जनन के जितने भी अंग हैं वो मैच्योर हो सके, परिपक्व हो सके, जनन के लिए तैयार हो सके। ठीक है, अब दूसरा भाग, अब देखो यहां से जैसे ही क्या बना? स्पर्म बना, शुक्राणु बना। अब शुक्राणु जो है, शुक्राणु अब इस वाहिका द्वारा आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ता है। इस वाहिका का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी, है ना। इस वाहिका का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी द्वारा क्या? शुक्राणुओं को आगे की ओर लेकर जाएगा, है ना। और आगे आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्रंथि है ना, 2 ग्रंथि आप देखोगे। एक ग्रंथि जिसका नाम क्या है? शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है, याद रखना है आपको। तो इंग्लिश में इसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। इस सेमिनल वेसिकल का काम क्या है? ये एक तरल पदार्थ स्रावित करता है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड
ये दोनों के दोनों सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करते हैं, तरल पदार्थ स्रावित करते हैं। ठीक, अब ये जो तरल पदार्थ क्या करेंगे, यहां से जो भी स्पर्म बना है, शुक्राणु बना है, एक तो उसको तरल माध्यम देंगे, तरल माध्यम देंगे तो आसानी के साथ ये गति करके मादा के शरीर में प्रवेश कर सकता है। दूसरा, ये क्या करेगा, अब शुक्राणु को क्या चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा देने का काम भी या ऊर्जा देने का, गति देने का भी काम कौन करेगा, इन्हीं में से जो पोषक तत्व होंगे वो प्रदान किया करके दिया जाएगा। ठीक है, तो शुक्राशय और प्रोस्टेट जो कि सहायक ग्रंथि हैं, इनका मुख्य काम है कि एक तो तरल माध्यम देना, दूसरा पोषक पदार्थ प्राप्त करना, ठीक है, और उसके बाद इसको मादा के शरीर में पहुंचाने में मदद करना, ये इनका कार्य हो जाएगा। तो ये जो वाहिका है आगे जाके इनके साथ कॉमन रूप में, सामान्य रूप में मिल जाती हैं, और ये कहां पे जाके खुलती हैं, मूत्र मार्ग में। ठीक, ये जो मूत्र मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, इस मूत्र मार्ग में जाके खुलेगा। इस मूत्र मार्ग में मूत्र के साथ साथ ये वीर्य, यानी कि शुक्राणु के साथ साथ जो तरल पदार्थ है उसको मिला के वीर्य कहा जाता है, जो शरीर से बाहर इस मूत्र मार्ग द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, या मादा के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये नर जनन तंत्र का भाग हमने पढ़ लिया। ठीक है, होप आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो युग्मक है शुक्राणु, इसकी संरचना क्या है। हमने कहा कि जो वृषण है वो क्या बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। नर युग्मक जिसको क्या कहा जाता है, शुक्राणु या फिर स्पर्म। अगर इसकी संरचना देखें तो नर युग्मक जिसको क्या कहा जाता है, शुक्राणु अर्थात स्पर्म, यह शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, कोशिका ही है ना। इसकी संरचना देखेंगे तो ये कुछ टेडपोल के आकार की आकृति का दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जहां पे इस वाले भाग में, अपर वाले भाग में, जिसको इसका हेड कहा जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक पाया जाएगा, जहां पे डीएनए उपस्थित होगा। केंद्रक, यहीं पे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित रहेगा, और यहाँ पे ऊर्जा के लिए इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, और ये पूंछ वाला भाग है। ठीक, यहाँ पे इस वाले रीजन को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, जब ये क्या करेगा, ये जब अंडाणु के साथ संलयित होता है तो उस प्रक्रिया में सिर्फ इसका अपर वाला पोर्शन ही, बस खाली ऊपर वाला ही भाग ही किसके साथ संयुक्त हो जाता है, संलयित हो जाता है, अंडाणु के साथ। बाकी का जो भाग है, नीचे वाला भाग, इसका मध्य भाग और इसका पूंछ वाला भाग, टेल वाला भाग, ये शरीर से जो है बाहर रह जाता है। तो इस को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है आपको। बच्चों, संभोग के दौरान जब मानव नर इजैकुलेट करता है अर्थात स्खलन करता है, तो उस प्रक्रिया में जो तरल पदार्थ निकलता है शरीर से, उसको वीर्य कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, वीर्य, अर्थात इसको इंग्लिश में सीमेन कहते हैं। अब इस सीमेन में क्या चीजें हुई, इस सीमेन में क्या होगा, इस सीमेन में ये शुक्राणु होंगे। क्या सिर्फ यही शुक्राणु होते हैं या बाकी और कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर रहेगा कि जो वीर्य है इसमें 10%, केवल 10% ही क्या रहेगा, शुक्राणु पाए जाते हैं। 10% शुक्राणु यानी कि स्पर्म रहेंगे, और बाकी का जो 90% है वो तरल पदार्थ, जो कहां से रिलीज होगा, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों से, है ना। तो तरल पदार्थ ग्रंथियों द्वारा स्रावित, ग्रंथियों द्वारा स्रावित। ठीक है, तो ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ है वो, और साथ साथ में शुक्राणु, ये मिल करके ही सीमेन का निर्माण करते हैं या वीर्य का निर्माण करते हैं। अब इस जो 10% शुक्राणु की बात करेंगे तो जो मानव में एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन, याद रखेंगे कि 200 से 300 मिलियन तक शुक्राणु जो है वो एक बार में इजैकुलेट करता है मादा के शरीर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो इजैकुलेशन होगा उसमें शुक्राणु के साथ साथ तरल पदार्थ जो रिलीज होगा, कहां कहां से, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, ये वाला, ये जो ग्रंथि है
ये जो ग्रंथि है प्रोस्टेट और साथ साथ में सेमिनल वेसिकल, यानी कि शुक्राशय और प्रोस्टेट द्वारा जो भी तरल पदार्थ निकला होगा वो, और साथ साथ में जो शुक्राणु है ये मिल करके ही वीर्य का निर्माण करते हैं जो मादा के शरीर में प्रवेश करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए इसको। ठीक, बाकी शुक्राणु के बारे में और क्या चीज आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, युग्मक है और यह मानव के शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, है ना, 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। याद रखिए 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से जो 23 गुणसूत्र हैं वो स्पर्म में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे। सेम चीज कहां से, मादा युग्मक से आएगा। मादा युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। अब दोनों आके क्या करेंगे, जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो 23 और 23 46 गुणसूत्र होंगे, जो कि एक मानव में कितने गुणसूत्र होने चाहिए, 46 गुणसूत्र होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद वाले में हम लोग देखने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, और ये किस प्रकार से प्रवेश करता है और निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं।